Very good morning, my dear students, and once again, welcome you all back to the channel Productive Studies Social Science with शीतल मैम। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सिविक्स का सेकंड चैप्टर, 9th क्लास कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। पार्ट 1 हम कल कर चुके हैं, जिसमें हमने अपार्थाइड और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की स्टोरी को समझा है। आज हम करेंगे अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या पाथ फॉलो किया गया, क्या फिलॉसफी थी, क्या दिक्कतों का सामना जो है हमें करना पड़ा और किस तरीके से हम एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचे। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले। राइट, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप अपने आप में देखो कि हमारी जो कंट्री है वो आज भी इतनी डाइवर्सिफाइड है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए अपनी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो है वो बहुत इजी टास्क नहीं रहा होगा, क्योंकि इतनी डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन देना और एक ऐसी कंट्री जो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशंस अलग अलग तरीके से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन और इंपीरियलिज्म जो सह चुकी है इतने, मतलब 200 सालों से तो ब्रिटिशर्स के अंडर ही थी, और उससे पहले अपनी ही कंट्री में बहुत सारे ऐसे सोशल इवल्स प्रिवेल करते थे जो जाहिर तौर पे पॉपुलेशन को जो है, जिसने अलग अलग स्ट्रेटा में बांटा हुआ था। तो अब कहीं ना कहीं जो देश के मतलब रिस्पॉन्सिबल लीडर्स थे, उनके शोल्डर पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देशवासियों को देना जो लाइफ लॉन्ग चल सके, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कंप्लीटली बायस्ड से फ्री हो, किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई स्पेस ना हो। तो बहुत मुश्किल टास्क था और मुश्किलें आई भी। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि 1947 का जो टाइम था, दैट वाज द मोस्ट ट्रॉमेटिक पीरियड फॉर इंडिया, क्योंकि अभी हम पार्टीशन से, सबसे पहले तो अभी हम ब्रिटिशर्स के क्लचेस से आज़ाद हुए थे, हमें पूरे देश को संभालना था, उसके ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम पार्टीशन को अभी झेल कर हटे थे, पॉपुलेशन लार्जली ट्रॉमा में थी कि किस तरीके से लोगों को जो है उन्होंने मरते देखा है, अपने लोगों को मरते देखा, घर बार छोड़ना पड़ा। कुछ लोग पाकिस्तान से यहाँ आए, कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान गए, मार काट, ट्रेनें भरी हुई हैं। तो इस ट्रॉमा से लोगों को निकाल पाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जाहिर तौर से गवर्नमेंट के ऊपर थी। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने जो है, जो दी देन गवर्नमेंट थी, कांग्रेस ने लीडिंग रोल प्ले किया इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में भी, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को कंपाइल करने में भी। तो कहीं ना कहीं अपने पिछले जो एक्सपीरियंसेस थे, जो ब्रिटिशर्स हमें काफी कुछ सिखा गए थे, तो मतलब वो तो अपना रूल कर रहे थे, लेकिन हम उनसे काफी कुछ सीख भी रहे थे कि किस तरीके से मतलब स्मार्टली वर्क करना चाहिए। राइट, तो उन सारे एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा जोड़ा गया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उस सारी नॉलेज को जो है अप्लाई किया गया। राइट, like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. The making of constitution for the huge and diverse country like India was not an easy affair. At that time, people of India were emerging from the status of subject to citizen, and the country was born through the partition on the basis of religious differences. This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. Okay, as I told you. राइट, फिर जब इंडिया डिवाइड हुआ, इंडिया और पाकिस्तान में फ्री विल पे छोड़ दिया गया, लोगों की फ्री विल पे छोड़ दिया गया कि कुछ स्टेट्स हैं जहां पर हिंदू रहते थे, कुछ है जहां पे मुस्लिम्स रहते थे। हिंदुओं को कहा गया आप इंडिया में रह सकते हो, मुस्लिम्स को कहा गया कि आप जहां भी रहना चाहते हो आप वहां रह सकते हो, इंडिया में रह सकते हो, पाकिस्तान जा सकते हो। वैसे ही पाकिस्तान से हिंदुओं को कहा गया कि वो पाकिस्तान में रह सकते हैं या इंडिया जा सकते हैं। और एक थी प्रिंसली स्टेट्स, जिनको कि या तो वो एज एन इंडिपेंडेंट मतलब प्रिंस के तौर पे अपने रियासतों का ध्यान रखते, या फिर वो अपने आप को इंडियन गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में दे देते। और एक जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट था जम्मू एंड कश्मीर का, जिन्हें इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें
दिया जा रहा था। तो इस तरीके के जो डिलेमास थे लोगों के दिमाग में थे कि वो क्या करें, कहाँ जाएं, इंडिया में रहे, पाकिस्तान में रहे, प्रिंसली स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट रखे या गवर्नमेंट के अंडर दे दे। तो इस तरीके का डिलेमा था बहुत ज्यादा लोगों के अंदर भी और गवर्नमेंट के अंदर भी कि किस तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाए आफ्टर द पार्टीशन। At least 10 lakh people were killed on both the sides of the border in partition related violence. There was another problem. British had left it to the rulers of the princely state to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. The merger of these princely states was difficult and uncertain task. When constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it looks today. Is it clear? प्रिंसली स्टेट्स को कहा गया कि इंडिया, पाकिस्तान या फिर इंडिपेंडेंट अपना जो डायनेस्टिक रूल है वो एज इट इज चलाते रहो विद इन द कंट्री। अब डिलेमा था कि कंट्री के अंदर इंडिपेंडेंट डायनेस्टिक रूल या फिर अपने आप को सरकार के अंडर दे देना, एक तरफ से लॉस ऑफ पावर भी होता है और एक तरफ से अलग से सारी दिक्कतों को झेलना, आपको सरकार मदद नहीं करेगी किसी तरीके से। तो इस तरीके के डिलेमा ने कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किल में डाल रखा था। सो कंट्री का जो फ्यूचर था वो इतना ज्यादा सिक्योर नहीं लग रहा था। क्लियर? देन पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का रास्ता आसान था, आसान रहा या मुश्किलों भरा था। क्लियर? Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian Constitution. Unlike South Africa, they did not have to create consensus about what a democratic India should look like. Clear? कि उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे या लीडर्स थे हमारी कंट्री के इंडिपेंडेंस के टाइम पर, उनके पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी कि उन्हें कंसेंस नहीं डेवलप करना था कि डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा दिखना चाहिए। कंसेंस मतलब कि लोगों को राजी नहीं करना था कि डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा दिखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल के अंडर सब्जुगेशन को सहते हुए, दबाव को सहते हुए हमारी कंट्री के लोग काफी हद तक समझ गए थे कि डेमोक्रेटिक इंडिया किस तरीके का होना चाहिए। आप देखोगे सेग्रीगेशन ऑलरेडी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती थी। जो दलित समाज था वो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन झेल रहा था। तो कहीं ना कहीं अब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके दिमाग में ये बात बहुत क्लियर थी कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो डिस्क्रिमिनेशन से कंप्लीटली फ्री हो। देन much of this consensus had been evolved during freedom struggle. Our national movement was not merely a struggle against foreign rule, it was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. कि जब हम ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे तो हम सिर्फ फॉरेन रूल को अपनी कंट्री से बाहर निकालने में ही के लिए ही नहीं लड़ रहे थे, हम एक और लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी सोसाइटी और अपनी पॉलिटी को बिल्ड करने की लड़ाई भी हम साथ के साथ लड़ रहे थे। हमने अपने कल्चर को रीफ्रेम किया, अपने जितने भी हमारी ट्रेडिशनल लेगेसी है उसको सारा इकट्ठा किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो हर पॉइंट पे हमें बांट कर चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में उस वक्त ही ये क्लियर हो गया था कि जैसे ही ब्रिटिशर्स जाएंगे, we are going to build a society which totally belongs to Indian and in which every Indian is equal. तो हमें साउथ अफ्रीका की तरह कंसेंस नहीं बनाना पड़ा, जैसे वहां ब्लैक्स और व्हाइट को कंसेंस बनाना पड़ा कि हमें म्यूचुअली एक दूसरे पे ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा। ये ट्रस्ट हम ऑलरेडी ब्रिटिशर्स से लड़ते बिल्ड कर चुके थे। There were sharp differences and opinion within the freedom struggle about the path of India should take after independence. Such differences exist even today, yet some basic ideas has to come to be accepted by almost everyone. कि differences हर जगह होते हैं। जहाँ पे 10 लोग, आप देखोगे एक फैमिली में अगर 4 लोग भी रहते हैं तो वो 4 लोग भी पता नहीं एक बात पे कितनी आर्ग्यूमेंट करते हैं, एक दिन में कितनी मैटर्स पे उनकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। क्लियर? तो जब एक फैमिली में जो मतलब कंसेंस नहीं हो पाता कई बार किसी मैटर पे, तो कंट्री तो बहुत बड़ी जगह है ना, तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अकर होते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा कि कुछ एक बेसिक आइडियाज पे तो हमें राजी होना ही पड़ेगा, और ऑलमोस्ट सब लोग राजी हुए भी। As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other
Congress leaders drafted a constitution for India. मतलब पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का एक एफर्ट ऑलरेडी पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का एक अटेम्प्ट जो है वो उस वक्त कर चुके थे. Session of in 1931, resolution at Karachi session of Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. और ये एक रेजोल्यूशन कराची सेशन में भी हुआ था जिसमें ये इस पे सोच किया गया था, डिस्कशन की गई थी कि जो आज़ाद डेमोक्रेटिक इंडिया है वो कैसा दिखना चाहिए. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom and equality, and to protecting the rights of minorities in Constitution of Independent India. अब आप देखो तीनों वही चीजें हैं जो ब्रिटिशर्स के अंडर इंडिया डिस्क्रिमिनेशन झेल रहा था. इनइक्वालिटी नहीं थी, ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी दे रहे थे, सबको वोटिंग राइट्स नहीं थे, विमेन वर नॉट होल्डिंग एनी पोजीशन इन द सोसाइटी. तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों का के लिए कमिटेड थी, कांग्रेस भी कमिटेड थी कि अब हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा उनमें हमें इन एस्पेक्ट्स को इंक्लूड जरूर करके चलना है, जैसे कि आपका इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी राइट्स. आपने देखा ना, या आप 10th क्लास में अब जब पढ़ोगे तो आपको वहां भी समझ में आएगा, पढ़ने को मिलेगा कि किस तरीके से एक टाइम पे B.R. अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच में बिल्कुल एक बात पे कंसेंस नहीं बन पा रहा था, क्योंकि B.R. अम्बेडकर जी कहीं ना कहीं कंसर्न थे कि दलित समाज को किस तरीके से उभारा जाए. इज इट क्लियर? तो माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग का एक बड़ा एजेंडा था. Thus, some basic values were accepted by leaders much before the Constituent Assembly met. Much before the Constituent Assembly met to draft the Constitution. Clear? कि Constitution makers जो है वो already उनको experience हो चुका था ब्रिटिशर्स के अंडर भी, और अपनी कंट्री की जो सेग्रीगेशन उन्होंने पॉपुलेशन की देखी हुई थी उसकी वजह से वो लोग ऑलरेडी क्लियर थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके के फीचर्स को लेकर चलना है ताकि हम एक कमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड कर सके. द फेमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल rule also helped develop an agreement over the institutional design. Institutional design क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस राइट डाउन किए जा रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उनको जनता तक लेकर कौन जाएगा. तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट्स तो होने चाहिए ना, जैसे एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है. ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो गवर्नमेंट के टास्क को आगे करते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं. इज इट क्लियर? तो ब्रिटिशर्स के साथ रहते रहते हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो समझ चुके थे कि हमें किस तरीके से कंट्री के इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करना है जो इंस्टीट्यूट मदद करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जनता तक पहुंचाने के लिए. The British rule had given voting rights only to few. On that basis, British had introduced very weak legislature. Elections were held in 1937 to provincial legislature and ministries all over British India. These were not fully democratic government, but the experience gained by the Indians in working of the legislative institution proved to be very useful for the country in settling up its own institution and working in them. क्लियर? चाहे ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेट करते रहे वो इंडियंस को और कभी भी उनके हक पूरी तरह से उन्हें नहीं दिए, लेकिन जब ब्रिटिशर्स के साथ मिलके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस इंडियंस ने लड़े, पार्लियामेंट में बैठे, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को देखा, किस तरीके से लॉ बनाते हैं, चाहे उनके साथ फिर भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती रही, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब से भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने बहुत कुछ सीखा और वो एक्सपीरियंस अब काम आना था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ
उन इंस्टीट्यूशंस को भी डिजाइन करना था जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिकली लोगों तक लेकर जाना था. इज इट क्लियर? That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from the colonial laws like the Government of India Act. तो बहुत कुछ जो है सीखा, जो मतलब ब्रिटिशर्स के साथ सीखा, उसमें से बहुत कुछ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट भी किया. जैसे कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट था. खैर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ने तो पार्शियल तरीके से जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया को राइट्स दिए थे कि वो लॉ बना सकते हैं इंडिया के रिलेटेड, और कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही रहेगा. तो उससे भी इंडियंस को काफी कुछ सीखने को मिला, जबकि ये लॉ बहुत ज्यादा इंडिया के फेवर में नहीं था. Years of thinking and deliberation on the framework of constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries, but on their own terms. बहुत सारी कंट्री जो है हमसे पहले फ्री हो चुकी थी, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया. उनके भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से पॉइंट्स पे जो है सोचा गया, ध्यान विचारा गया, लेकिन उनके एज इट इज पॉइंट्स को अडॉप्ट नहीं किया गया. सिर्फ उन पॉइंट्स को अगर वो हमें सूट करता है तो उसको चेंज करके, ऑल्टर करके उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया. Many of our leaders were inspired by ideas of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and bills of rights in US. The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. Yet they were not simply imitating what others had done. At each step, they were questioning whether these things suited our country. All these factors contributed to making of the constitution. बहुत सारी countries, US, रशिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, बहुत सौ से इंस्पायर हुए. रशियन चैप्टर अभी जब आप आगे रशियन रेवोल्यूशन पढ़ोगे ना, तो उसमें आप देखोगे कि किस तरीके से रशियन रेवोल्यूशन में सोशलिस्ट सोसाइटी बिल्ड करने पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस है. सोशलिस्ट सोसाइटी क्या होती है? जहां पे रिसोर्सेज को सोशल गुड, पब्लिक गुड, सबके लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए. जो रिसोर्सेज है वो भी सबको बिलोंग करते हैं, और जो प्रॉफिट है वो भी सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट चलती है सोशलिस्ट सोसाइटी. कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी होती है, सोशलिस्ट सोसाइटी पब्लिक फेवरिंग सोसाइटी होती है. तो इस तरीके से बहुत सारी इंस्पिरेशन थी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पूरी दुनिया से उन्हें मिल रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी ब्लाइंडली इमिटेट नहीं किया. सिर्फ उन्हीं चीजों को इंक्लूड किया अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी सिचुएशन को सूट करता है. इज इट क्लियर? तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का पाथ मुश्किल था, लेकिन ओवर द इयर्स 200 साल तक ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते लड़ते, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते बनते, काफी सारी वर्ल्ड की जो ग्लोबली एक्टिविटीज चल रही थी, जो अलग अलग कंट्रीज में रेवोल्यूशन हो रहे थे, किस तरीके से दूसरी कंट्रीज अपने आप को लिबरेट कर रही है इंपीरियलिज्म से, अपनी कंट्री को आज़ादी दिलवा रही है, इन सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के जो विजन थे वो बहुत खोल दिए थे, और उनको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका था, जिनके बेसिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन जो है अब रखी जानी थी. इज इट क्लियर? समझ में आया आपको यहां तक? देन वी हैव द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक्चुअल बॉडी ऑफ लीडर्स जो कि इलेक्ट किए गए थे. जनता ने नहीं इलेक्ट किया था, क्योंकि उस वक्त अडल्ट फ्रेंचाइज अडॉप्ट नहीं हुआ था. तो जो ऑलरेडी प्रोविंशियल लीडर्स थे, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए इलेक्टेड लीडर्स थे, उन्हीं में से इन लीडर्स को इलेक्ट किया गया जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई. और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके देना. A huge responsibility on their shoulder. Who then were the makers of the Indian Constitution? You will find here a very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making Constitution.
बुक में पॉसिबल नहीं है कि हर उस इंसान के बारे में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उनके बारे में डिटेल में बात की जा सके। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स, अराउंड 14 to 15 इंपॉर्टेंट लीडर्स के का जिक्र किया हुआ है बुक में। लेकिन उसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी, उसमें 229 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था। एंड वास्ट एक्सपर्टीज, जो मतलब अपनी जो फील्ड के मास्टर्स थे, जिन्होंने एक ह्यूज एक्सपीरियंस के होल्डर थे, ऐसे ऐसे लोगों को इंक्लूड किया गया बहुत सोच समझ के, ताकि इंडिया का जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन उनकी मतलब आने वाली जनरेशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आप देखो उस वक्त की पॉपुलेशन के लिए ही नहीं बनना। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको शायद बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो वेल रिफाइंड तरीके से बनाया गया है। तो ड्राफ्टिंग कमिटी, the drafting of document called constitution was done by an assembly elected representative called constituent assembly। constituent assembly कौन थी? एक assembly जिसको specially गठन किया गया था constitution बनाने के लिए। elections to the constituent assembly were held in July 1946। its first meeting was held in December 1946। Soon after the country was divided into India and Pakistan, the Constituent Assembly was also divided into Constituent Assembly of India and that of Pakistan। Constituent Assembly that wrote Indian Constitution had 229 members। The Assembly adopted the Constitution on 26th November 1949। Assembly adopted Constitution of India जनवरी 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, उसे असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन इट केम इनटू इफेक्ट, लेकिन उसको कंट्री, अभी उसमें कुछ एक थोड़ा बहुत और चेंजेस करने थे, उसको दोबारा से रिकैपिटुलेट करना था, देखना था, उसको फाइनल फॉर्म देने से पहले उसके ऊपर एक साल और पॉन्डर किया गया। नॉट एक साल, जनवरी, नवंबर एंड देन जनवरी, कुछ महीनों के बाद उसको एनफोर्स किया गया जनवरी 26, 1950। तो आपको पता होना चाहिए कि हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली हमने उसे अडॉप्ट कर लिया था। इज इट क्लियर? सो देन दीज आर फ्यू एमिनेंट नेम्स, आपकी बुक में दिया हुआ है, इनके बारे में थोड़ा बहुत दिया है। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, इनकी प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ये अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स थे, राइट। ये देखिए, वल्लभ भाई पटेल, Minister of Home, Information and Broadcasting in interim government, lawyer and leader of Bardoli Peasant Satyagraha, played a decisive role in integration of Indian princely states, later Deputy Prime Minister बने थे ये जवाहरलाल नेहरू के साथ फर्स्ट। इज इट क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा पूरी नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में भी, उसके बाद डेलिब्रेशंस विद ब्रिटिशर्स, then negotiations with Britishers, and later on जो princely states थी उनको किस तरीके से इंडिया के साथ मर्जर करवाया जाए, उसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो उस तरीके से ये 14 डिफरेंट मेंबर्स दिए हुए हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में बहुत प्रोमिनेंट, बहुत एमिनेंट इनकी भूमिका रही। 299 मेंबर्स, सबके बारे में यहाँ पे डील करना मुश्किल है, इसलिए these 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैव बीन पिक्ड अप। Is it clear? Then why should we accept constitution made by this assembly more than 7 decades ago? Okay, अब हमें एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करना है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो पायसनेस है, जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का बिलीफ है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसको यहाँ पर दर्शाता है। क्लियर? क्वेश्चन पूछा गया है कि 70 साल पहले बने कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम आज क्यों मानकर चल रहे हैं? ऐसा क्या है उस कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इवन 70 इयर्स, अब तो 70 से ज्यादा हो चुके हैं, 70 आई थिंक 74 75 इयर्स के बाद भी हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूछते हैं। तो ऐसा क्या था उस कॉन्स्टिट्यूशन में? इज इट क्लियर?
Why should we accept the constitution made by this assembly more than 7 decades ago? We have already noted one of the reason above, right? The constitution does not reflect the views of its members alone. It expressed the broad conscience of its time. Is it clear? आप देखिएगा समय उस वक्त बहुत खराब था, और उस समय में किस तरीके से लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो एक मत हुए कि हाँ, हमें एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें एक नई सोसाइटी का गठन करना है जिसमें जो इक्वालिटी पे बेस्ड हो, जिसका बेसिक प्रिंसिपल जो है इक्वालिटी हो। तो ये कुछ जो 299 मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, ये सिर्फ उनकी सोच नहीं है, ये पूरे हमारे देश की उस वक्त की फिलॉसफी थी, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो उन्होंने देखा था और जो वो आने वाले कल में देख रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, या कॉन्स्टिट्यूशन का बनना सिर्फ 299 मेंबर्स का विजन नहीं था। इज इट क्लियर? Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all the major social groups or political parties. कंसेंस पे आना बहुत जरूरी था। क्लियर? हमने पहले पढ़ लिया इसमें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने एक मत बनाया, वो इस बात पे राजी हुए कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जर्नी आज शुरू करने जा रहे हैं, तभी वो इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन दे पाए इंडिया को कि हमने 70 इयर्स के बाद भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ा है, और आज भी हम ब्लाइंडली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे फेथफुल तरीके से हम उसको मानते हैं। अमेंडमेंट्स होती रहती है, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो आज से 70 साल पहले सूटेबल थी लेकिन आज वो सूटेबल नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना एक अलग बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रिंसिपल्स को ड्रॉप कर देना वो एक अलग बात है। इज इट क्लियर? तो हमें इंडिया को अब तक 74 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी हमें हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। In some other countries, the constitution exists as mere piece of paper. No one actually follows it. Clear? कितनी बड़ी मतलब ये एक हिपोक्रेटिक बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन उसको फॉलो करते नहीं है कुछ लोग, कुछ कंट्रीज में उसको फॉलो ही नहीं किया जाता। तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे वर्ड की उन्होंने पूरी मान्यता को ही खत्म कर दिया है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। The experience of our constitution is very different. Over the last half of country, several groups have questioned some provisions of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. Over last half a century, several groups have questioned some provisions of the constitution. Is it clear? कुछ एक पॉइंट्स पे क्वेश्चन उठाया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी पे चाहे आप इंटरनली कितने ही पॉलिटिसाइज्ड हो, चाहे आप रिलीजन और कम्युनलिज्म के नाम पर आपकी कंट्री में लड़ाई झगड़े भी होते हों, लेकिन फिर भी कोई भी पॉलिटिकल या सोशल ग्रुप उसके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को तो क्वेश्चन कर सकता है कि ये प्रोविजन ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, या आज के समय की ये डिमांड है कि इस प्रोविजन को चेंज कर देना चाहिए, लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं करी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी पे ही क्वेश्चन करे कि कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है या नहीं, ठीक बना भी है या नहीं बना है, या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस तरीके का आज तक इंडियन हिस्ट्री में कुछ भी नहीं हुआ है। The second reason for accepting constitution is that the constituent assembly represented the people of India. There was no universal adult franchise at that time, so the constituent assembly could not have been chosen directly by people of India. It was elected mainly by the members of the existing provincial legislature that we mentioned above. Is it clear? Constituent assembly सिर्फ 299 मेंबर्स नहीं थे, वो रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया के एवरी नुक एंड कॉर्नर के, क्योंकि आप देखो अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था,
अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन करवाए जाने थे तो अडल्ट फ्रेंचाइज में देना पड़ता और सबको जो है वोटिंग राइट होने चाहिए थे, लेकिन पार्टीशन के टाइम पर इतना समय नहीं था कि हम एक बार पहले इलेक्शंस करवाते, या फिर अडल्ट फ्रेंचाइज जैसे उस समय पर अडल्ट फ्रेंचाइज दे देना इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट, बहुत ही डेयरिंग स्टेप था, क्योंकि लोग ज्यादातर इलिटरेट थे, लोग ज्यादातर पार्टीशन के ट्रॉमा में थे, उनको सेंसेस नहीं थी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, एक सही गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी था, तो अडल्ट फ्रेंचाइज का टाइम नहीं था। तो जो लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में ऑलरेडी इलेक्टेड लीडर्स थे, उन्हीं में से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को का गठन कर दिया गया, लेकिन सिर्फ 299 मेंबर्स नहीं थे, वो 299 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो इंडिया की हर स्ट्रेटा, हर ग्रुप, हर सोशल पॉलिटिकल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसलिए भी हम 70 साल के बाद आज भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे तरीके से विश्वास रखते हैं। This ensured a fair geographical share of members from all the regions of the country. The assembly was dominated by Indian National Congress, the party that led India's freedom struggle. But the Congress itself included variety of political groups and opinion. The assembly had many members who did not agree with the Congress. Is it clear? तो क्या था कि कांग्रेस तो उस वक्त की आपको पता है लीडिंग पार्टी थी, एंड इट प्लेड डिसाइसिव रोल इन नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, एक ही स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी थी उस वक्त की, और कांग्रेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया में। लेकिन आप देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसे लोगों को भी इंक्लूड किया गया जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे पूरी तरीके से बिलीव नहीं करते थे। इसका मतलब कोई भी पार्शियलिटी नहीं थी कि जो लोग कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ वही लोग आएंगे, हर जगह से चाहे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लोग भी थे, उनको भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल किया गया, ताकि बेहतरीन रिजल्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म में दिया जा सके। In social terms too, assembly represented members from different language group, caste, classes, religion and occupation. Even if the constituent assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different. हर तरह के अगर आप सोशल स्ट्रक्चर देखो, जितनी यहाँ पे कास्ट हायरार्की एग्जिस्ट करती है, जितने ऑक्यूपेशन, जो भी सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, हर तरह के लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंक्लूड किया गया था। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे भी बेस्ड होते तो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए आज भी हम आफ्टर 73 to 74 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे तरीके से विश्वास रखते हैं। फाइनली, the manner in which the Constituent Assembly worked gives sanicity to the Constitution. The Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. Is it clear? फाइनली हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों विश्वास है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए विश्वास है क्योंकि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने काम किया, जिस ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिना कोई फैक्ट्स को छुपाए, बिना किसी के ऑब्जेक्शंस के, हर चीज पे सबकी कंसेंस लेकर, हर चीज पे सबकी रजामंदी लेकर काम किया गया, हर चीज को बाय रिकॉर्ड रखा गया। आज भी अगर आप दिल्ली की जो आर्काइव है वहां पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहो, इट इज अवेलेबल। हर दिन की प्रोसीडिंग्स को पूरे तरीके से रिटन फॉर्म में नोट डाउन करके रखा हुआ है, ताकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन ना उठा सके। इसलिए हम 72 इयर्स और के बाद भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ रखते हैं। First, some basic principles were decided and agreed upon. Then, drafting committee chaired by डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
prepared a draft constitution for discussion. Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution, clause by clause. More than 2,000 amendments were considered. The members deliberated for 114 days, spread over 3 years. Every document presented and every word spoken in Constituent Assembly has been recorded and preserved. These are called Constituent Assembly debates. When printed, these debates are 12 bulky volumes. These debates provide the rationale behind every provision of the Constitution. These are used to interpret the meaning of the Constitution. Is it clear? कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो काम करने का तरीका था, प्रपोजल आता था, उस पर डिस्कशन होता था, डिबेट्स होते थे, उसके बाद उस प्रपोजल के ऊपर ड्राफ्टिंग की जाती थी, फिर ड्राफ्ट को जो है असेंबली में प्रेजेंट किया जाता था, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होता था, और जो कुछ भी वर्ड टू वर्ड असेंबली में बोला जा रहा था वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट किया जा रहा था, वो सबका सब पेपर पे नोट किया जा रहा था, और उन सबको जो है आज हम 12 बल्कि वॉल्यूम मतलब 12 बड़ी बड़ी बुक्स के फॉर्म में हम उसको नेशनल आर्काइव्स में आज भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं. उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स. तो इतने इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जिसकी लेजिटिमेसी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई कारण नहीं है उसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करना, इसलिए हम इतने सालों के बाद भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे फेथ रखते हैं. समझ में आई आपको बात? नेक्स्ट टॉपिक है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कि ऐसी क्या मतलब आप देखो वोकैबुलरी बहुत बड़ी है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में न जाने क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिक्शनरी उठाकर सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दोगे तो उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है. तो कुछ एक गाइडिंग वैल्यूज जो हैं अलग से अडॉप्ट की गई, जिनके अकॉर्डिंगली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है. उन गाइडिंग वैल्यूज को देखते हैं. और गाइडिंग वैल्यूज में आप देखोगे कि कुछ एक ओपिनियंस जनरेट किए गए, क्योंकि जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, या उनके अलावा और भी बहुत सारे थे, क्लियर, उन लोगों का एक विजन था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए. जब वो लोग फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें पता था कि अब ब्रिटिशर्स यहाँ से जा रहे हैं, तो उनके दिमाग में ऑलरेडी ये बात थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनवाना है या बनाना है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, क्या उनका विजन था अपनी कंट्री को लेकर. कहीं ना कहीं उनके विजन ने भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स का काम किया है. इज इट क्लियर? तो देखते हैं क्या थे गाइडिंग प्रिंसिपल्स. इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. We can do this in two ways. We can understand it by reading the views of some major leaders of our constitution, but it is equally important to read what constitution says about its own philosophy. This is what the preamble to the constitution does. Let us learn these one by one. Clear? कि हमें एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ बेसिस हैं, जिनके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है. और दूसरा, कुछ एक इम्पॉर्टेंट लीडर्स के विजन्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके विजन्स को उनकी जो फिलॉसफी थी, उन लीडर्स की जो फिलॉसफी थी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का एक बेस लिया गया. इज इट क्लियर? तो हम यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स की फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे, जो कि है महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू. फिलॉसफी को रीड करने से पहले आई विल गिव यू अ जिस्ट ऑफ इट. महात्मा गांधी, देखिए उनका जो विजन है ना, वो एक यूटोपियन सोसाइटी को डिस्कस करता है. यूटोपियन सोसाइटी मीन्स के बहुत अच्छी सोसाइटी जिसमें कोई भी दुखी नहीं है, जिसमें कोई भी भूखा नहीं है, जिसमें कोई भी गरीब नहीं है. वो इस तरीके का एक विजन रखते थे कि इंडिया ऐसा दिखना चाहिए. लेकिन क्या ये अटेनेबल है?
क्या ये पॉसिबल है कि एक भी इंसान भूखा नहीं सो रहा, एक भी इंसान गरीब नहीं है, एक भी इंसान की आंखों में आंसू नहीं है? दूसरे एंड पे अगर ये राइटिस्ट है तो लेफ्टिस्ट एंड पे आप देखोगे बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने बचपन से लेकर अपने बड़े होने तक, अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करने तक डिस्क्रिमिनेशन देखी, अपने समाज के लोगों के साथ उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन देखा। तो उनका विजन कंट्री को लेकर डिलेमा में है कि हम आजाद तो हो गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में भी क्या इस तरीके की इनइक्वालिटीज, चाहे सोशल है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, क्या हमारी कंट्री इन इनइक्वालिटीज से आजाद हो सकती है? तो वो थोड़े से हार्श हैं। जहां पर महात्मा गांधी की बात है वो यूटोपियन विजन की बात कर रहे हैं जो फार फ्रॉम रियलिटी है। इन दोनों के विजन के बीच में जो मिडिल पाथ चलता है वो चलता है जवाहरलाल नेहरू की फिलॉसफी में, जो ये कहती है कि हम आजाद हो चुके हैं, आज से हमारी एक नई बिगिनिंग शुरू हो रही है, लेकिन हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी जैसी चीजें प्रिवेल करती थी। लेकिन अब हमें तब तक काम करते रहना है जब तक हम इन इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस से अपनी सोसाइटी को आजाद ना कर पाए। अगर हमारी सोसाइटी में आज भी डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी प्रिवेल करती है तो हमारा काम खत्म आज भी नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये तीन फिलॉसफी है जो कहीं ना कहीं हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बनती है। यूटोपियन विजन ऑफ महात्मा गांधी, प्रैक्टिकल विजन ऑफ बी आर अम्बेडकर एंड मिडल पाथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। पढ़ते हैं इनके बारे में। The Dream and the Promise. Some of you may have noticed that the name missing from the sketches of the makers of Constitution, Mahatma Gandhi, he was not member of the Constituent Assembly, yet there were many members who followed his vision. Years ago, writing in his magazine Young India, 1931, he had spelled out what he wanted Constitution to do. अब देखिए, I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. Clear? क्या आज भी ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है? क्या पुअरेस्ट को सच में ये लगता है कि ये कंट्री हमारी है? क्या ऐसा कोई गरीब है जो सरकार से दुखी नहीं है? इज इट क्लियर? आज भी ऐसा यूटोपियन विजन हम डेवलप नहीं कर पाए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का काम आज भी खत्म नहीं हुआ है। क्लियर? An India in which there shall be no high class, low class people, an India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same right as men. I shall be satisfied with nothing else. Is it clear? तो ये महात्मा गांधी का एक यूटोपियन विजन है जो अटेनेबल है, लेकिन इसको अटेन करने के लिए अभी बहुत दूर तक हमें जाना पड़ेगा। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें विमेन के अगेंस्ट क्राइम ना हो, विमेन के अगेंस्ट इनइक्वालिटीज ना हो। क्या आप कह सकते हो कि आपकी सोसाइटी ऐसी है जहां पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इनइक्वालिटी ना हो कास्ट बेसिस? क्या आप कह सकते हो कि आज भी हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो कास्ट हायरार्की से फ्री है टोटली? इज इट क्लियर? तो ये था महात्मा गांधी का यूटोपियन विजन। देन नेक्स्ट, this dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. B.R. Ambedkar, who played key role in making of the constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his conducting speech to the constitution as Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. क्लियर? क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे। इन्होंने अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने समाज के लोगों को एक्सप्लॉइट होते हुए देखा है।
तो ये उस यूटोपियन विजन से सहमत नहीं है जो महात्मा गांधी कहते हैं कि जहां एक भी ऐसा आदमी ना हो जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही, आज भी हो रही है. इज इट क्लियर? On 26 January 1950, we are going to enter a life of contradiction. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will be recognizing principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by the reason for our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. कि हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग टाइम पर या लॉ बनाते टाइम पे पॉलिटिकली हम एक रूल बना रहे हैं जो कहता है वन मैन वन वैल्यू एंड वन पर्सन, मतलब वन वोट वन वैल्यू वन पर्सन. तो क्या आज ऐसा एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो वोट ही नहीं देते या जिनकी वोट्स की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है. तो प्रैक्टिकली करना और पेपर में करना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. देन how long shall we continue to live this life of contradiction? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. आप आज भी देखोगे, बहुत आपने अपने आप भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने कितने जो रैग पिकर्स है उनको मॉल्स के अंदर अलाउड देखा है. क्या वो कभी आपने देखा कि रैग पिकर्स जो होते हैं, सड़कों पे घूमने वाले जो कचरा इकट्ठा कर रहे होते हैं, वो किसी मॉल में उनको जाना अलाउड है? आज तक आपने कभी ऐसा देखा है? तो प्रैक्टिकली कुछ और रियलिटीज होती है, ऑन पेपर कुछ और रियलिटीज होती है. ये दो विजन, एक्सट्रीमिस्ट विजन थे महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के, और उनके बीच का जो विजन था, जो बीच की फिलॉसफी दी, वो दी जवाहरलाल नेहरू ने. Long years ago, we made tyrus with the destiny, and now it is time to come when we shall redeem our pledge, not wholly. ये उनकी स्पीच है जो उन्होंने इंडिया के आज़ाद होने पे दी गई थी. क्लियर? इसका ऊपर वाला पोर्शन के बजाय आप नीचे फोकस कीजिए. Let us read from here. Freedom and power bring responsibility. The responsibility rests upon this assembly, the sovereign body representing sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over, and it is the future that beckons to us now. कि जो हमने स्ट्रगल देखा, अपने लोगों को मरते देखा, वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है. और लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत जो है हमारे देश की आज हो चुकी है, तो हमें अब नई शुरुआत की तरफ जाना है. लास्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. दैट फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ एज एंड रेस्टिंग बट of incessant striving, so that we may fulfill the pledge we have so often taken and the one we shall take today. कि हमारी जो फ्यूचर की जर्नी है वो इतनी आसान नहीं है, वो बहुत सरल होने वाली नहीं है. हमें कॉन्टिन्यूसली काम करना पड़ेगा उन प्लेजेस के लिए जो हमने अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति ली है. The service of India means the service of millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and diseases and inequality of opportunity. Service to India. सर्विस टू इंडिया मतलब कंट्री की सर्विस. एक्चुअली वो सर्विस है जो हम उन लोगों को देने वाले हैं जो गरीब है, जो इनइक्वालिटी बेयर कर रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेटेड नेशन को झेल रहे हैं. द एम्बिशन of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. के जो ये the ambition of the greatest man, के हर इंसान का जो मतलब देश के प्रति समर्पित है, हर उस इंसान का एक मिशन है कि आंखों से हमें हर आंसू को साफ करना है, हर भूखे को खाना हमें पहुंचाना है. लेकिन ये हमारी पहुंच से बहुत दूर है कि हमारी कंट्री का हर इंसान भूखा ना रहे, हर इंसान रोए ना, हर इंसान दुखी ना हो, हर इंसान गरीब ना हो. लेकिन जब तक ये चीजें हमारी कंट्री में रहेंगी तब तक हमारा काम भी खत्म नहीं होगा, हमें कॉन्टिन्यूसली चलते रहना होगा. ये फिलॉसफी थी 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स की
जिसके बेस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। सेकेंड पार्ट में हम डील करेंगे प्रेम्बल, द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? Philosophy of constitutional values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it formed the foundation for India's democracy. These values are embodied in the preamble of the Indian Constitution. They guide all the articles of Indian Constitution. The Constitution begins with a short statement of its basic values. This is called the preamble to Constitution. Taking inspiration from American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with the preamble. अब second philosophy आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है, आप पूरा का पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन उस पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का जो मिरर है, जो रिफ्लेक्शन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे तरीके से समझना है अगर आपने, तो आप अपने प्रेम्बल, सिर्फ एक पेज कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप पढ़ लोगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी है, अगर आप उस प्रेम्बल को समझ लोगे तो आप समझो कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे तरीके से जानते हो। इज इट क्लियर? तो अब हम प्रेम्बल को समझेंगे। We the people of India, right? This is the pledge that is given in your preamble. Let us read the preamble of our constitution very carefully and understand the meaning of each and every value. ये आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एक words दिए हुए हैं, तो ये सिर्फ words नहीं है, ये आपके preamble की का मिरर है, ये आपके preamble की रिफ्लेक्शन है, ये आपके प्रेम्बल की नहीं, सॉरी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की रिफ्लेक्शन है। आप इन कुछ एक टर्म्स से समझ जाओगे कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है। क्लियर? So we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, कि हम जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, हमने ये डिसाइड किया है कि हम अपनी कंट्री को क्या बनाना चाहते हैं? सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और अपने लोगों को हम देना चाहते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और उसके बेसिस पे आज हमने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अडॉप्ट किया है। इज इट क्लियर? तो ये कुछ सिर्फ टर्म्स नहीं है कि सोशलिस्ट है, रिपब्लिक है, सेक्युलर है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस ये टर्म्स जो हैं, ये पूरे तरीके से आपके कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन कर देते हैं। ये स्पिरिट है, प्रेम्बल जो है, इट इज स्पिरिट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट क्लियर? तो टर्म्स को समझेंगे हम। सबसे पहले क्या है? सोवरन। सोवरन क्या होता है? People have supreme right to make decision on internal as well as external matters. No external power can dictate government of India. Sovereign, हमारी कंट्री सोवरन है, हमारे मैटर्स, जो कंट्री इंडिया से रिलेटेड मैटर्स है, उस पे इंडिया के लोग और इंडिया की सरकार के अलावा और किसी का कोई हक नहीं है बोलने का, until and unless हमने किसी को इनवाइट किया है कि आप इसमें इंटरवीन कीजिए। इज इट क्लियर? कि हमारे इंटरनल मैटर्स एज वेल एज हमारे एक्सटर्नल मैटर हम अपने आप डील करेंगे, हमें किसी और कंट्री का सपोर्ट नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस हमने खुद कहा है कि आप आए और इस मैटर को सुलझाएं। वी आर सोवरन। सेकेंड इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब है? वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce social economic inequalities. जो हमारे natural resources है, उनका बंटवारा इस तरीके से होना चाहिए कि वो सबके पास मौजूद हैं, उसको सब यूटिलाइज कर रहे हैं, और जो उससे बेनिफिट हो रहा है वो प्रॉफिट्स भी सबके गुड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर कोई इनइक्वालिटी, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी आपकी कंट्री में एग्जिस्ट करती है, तो सरकार को पूरा हक है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे और रिसोर्सेज के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो स्टेप उठा सकते हैं। दैट इज सोशलिस्ट सोसाइटी। क्लियर? पब्लिक गुड, बेस्ड ऑन पब्लिक गुड। देन वी हैव सेक्युलर।
Citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treats all religious beliefs and practices with equal respect. मतलब क्या है? सेक्युलर होने का मतलब है कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है. जैसे जैसे ओके, वो 10th क्लास का एग्जाम्पल है. मैं श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जाम्पल देने वाली थी, लेकिन दैट इज फॉर 10th क्लास. ओके, सेक्युलर मीन्स दैट इंडिया का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है कि इंडिया हिंदू धर्म को प्रमोट करता है या मुस्लिम को प्रमोट करता है या क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करता है. कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. लोगों के पास पूरी फ्रीडम है. आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, प्रीच कर सकते हो, या आप जिस धर्म में पैदा हुए आप लाइफ लॉन्ग उसी को फॉलो करो. कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. इज इट क्लियर? Then democratic. What do you mean by democratic? A form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic rules. Democratic, ये तो basic spirit है हमारी country की, right? Democratic means कि political setup इस तरीके का है कि हर इंसान गवर्नमेंट बनाने के प्रोसीजर में इक्वली पार्टिसिपेट कर सकता है जो 18 साल से ऊपर का है. और गवर्नमेंट जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस में काम करेगी. गवर्नमेंट एब्सोल्यूट नहीं है. गवर्नमेंट एब्सोल्यूट नहीं है. अगर एब्सोल्यूट हो जाएगी तो डिक्टेटर हो जाएगी. इज इट क्लियर? तो गवर्नमेंट को भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा. दैट इज डेमोक्रेटिक. नेक्स्ट वी हैव रिपब्लिक. The head of the state is an elected person and not a hereditary position. Head of the state, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, चाहे वो गवर्नर है, जो हेड रहेंगे स्टेट्स के या फिर एमएलएज है, एमपीज है, ये इलेक्टेड होंगे. हेरिडेटरी नहीं होगा. मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट इस वक्त जो है आगे उनके टेन्योर खत्म होने के बाद उनका बेटा ही प्रेसिडेंट बनेगा, या प्राइम मिनिस्टर जो है उनका बेटा ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा. अगर उनके बेटे को जनता ने चुना है, इलेक्ट होके वो जीत के आए हैं, तो वो 100% दोबारा से प्राइम मिनिस्टर उनका बेटा बन सकता है. लेकिन सिर्फ इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा कि वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा है. तो आपकी जो सीट है, जो आपकी डेजिग्नेशन है, वो आपके पास सिर्फ तब तक है जब तक जनता चाहती है. हेरिडेटरी सीट नहीं है कि ये तो पुश्तैनी है, आगे ऐसे ही चलती रहेगी. इज इट क्लियर? Justice. Citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion, gender. Social inequalities have to be reduced. Government should work for welfare of all, especially on the disadvantaged group. Justice means कि जो क्राइम किसी ने भी किया है, चाहे वो हाईएस्ट ऑफिशियल है, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी है, सबको एक ही तरह की सजा मिलेगी. और गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डाउन ट्रोडन लोग हैं सोसाइटी के, जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनकी अपलिफ्टिंग के लिए गवर्नमेंट काम करे. इज इट क्लियर? Liberty. There are no unreasonable restrictions on the citizen in what they think, how they wish to express their thought, and the way they wish to follow up their thoughts in action. Liberty means आज़ादी. आपको आपकी कंट्री में आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आप अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हो, as long as they are not against anybody's dignity, as long as they are not anti-national. जब तक आप अपने देश के अगेंस्ट नहीं बोल रहे, जब तक आप किसी की डिग्निटी और रिस्पेक्ट के अगेंस्ट नहीं बोल रहे, तब तक आपको फ्रीडम है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो. Equality. All are equal before law. Traditional social inequalities have to be ended. Inequalities have to be ended. The government should ensure equal opportunity for all. कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंची जात का नहीं है, कोई नीची जात का नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सब बराबर है. और सरकार को काम करना पड़ेगा ऐसे लोगों को अपब्रिंग करने के लिए, ताकि सबको एट पार लाया जा सके. Fraternity. Fraternity means all of us should behave as if we are members of one and the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior.
फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा। हमारा देश है, हमें एक साथ रहना है, हमें एकजुट होकर रहना पड़ेगा ताकि हम अपनी कंट्री को बाहर के एग्रेशन से बचा सके और अपनी कंट्री में हम पीसफुल तरीके से रह सके। तो ये है बेसिक फिलॉसफी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि प्रेम्बल में पूरा इसको वाइंड अप किया गया है। और प्रेम्बल को पढ़ने से ही आप अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को जान सकते हो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। इज इट क्लियर? दिस वॉज द फिलॉसफी ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अब इंस्टीट्यूशनल डिजाइन लास्ट टॉपिक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम अगर पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ाना चाह रहे हैं, आप जैसे बच्चे हैं, आप स्कूल जाते हो ना, अगर स्कूल ही नहीं होंगे तो आप कहाँ जाके पढ़ोगे? क्लियर? और इसी तरीके से आप देखोगे कोई प्रॉब्लम होती है तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है। हम कह रहे हैं, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि जुडिशरी जो है वो काम करती है लोगों को जस्टिस देने के लिए। तो अगर जुडिशरी जैसा कोई डिपार्टमेंट ही ना होता तो हम कहाँ जाते, किसके पास जाते? इसलिए जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जो जो डिपार्टमेंट्स का उसमें जिक्र किया गया है कि ये काम ये लोग करेंगे, ये काम ये लोग करेंगे, अब अल्टीमेटली वो ऑफिस सेटअप तो बनाना पड़ेगा ना, वो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट तो करने पड़ेंगे जो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसे कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। इंस्टीट्यूशंस का बनाना, इंस्टीट्यूशंस को बनाना जो उन कामों को आगे प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे। A constitution is not merely a statement of values and philosophy. As we noted above, a constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangement. Much of the document called Constitution of India is about these arrangement. It is very long and detailed document, therefore it needs to be amended quite regularly to keep it updated. Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with the people's aspiration and change in the society. They did not see it as a sacred and static or unalterable law, so they made provisions to incorporate change from time to time. These changes are called constitutional amendments. अब सबसे पहले हम constitutional amendment की बात करेंगे। अब देखिए कि क्यों आज तक भी हमारा विश्वास है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो एक बार बन गया, लिख लिया, उसको बदला नहीं जा सकता, उसको तो चाहे आप मरो चाहे जियो आपको उसको फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को आप अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हो, इट इज फ्लेक्सिबल, आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो आपको 50 इयर्स पहले तो उसकी जरूरत थी, लेकिन आज शायद हमें उस सेटअप की जरूरत नहीं है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं और उसको चेंज करके अपने को जिस तरीके से आज सूट करता है उस तरीके से आप उस प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हो। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबल है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। ना जाने कितनी अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी है। इज इट क्लियर? देन द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स the institutional arrangement in a very legal language. If you read the constitution for the first time, it can be quite difficult to understand, yet the basic institutional design is not very difficult to understand. Like any constitution, the Indian constitution lays down the procedure for choosing the person to govern the country. Clear? जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बहुत क्लियर है, उसमें क्लियर कट ये मेंशन किया गया है कि ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, किस तरीके से गवर्नमेंट का चुनाव होगा, कौन गवर्नमेंट को चुनेगा, कितने सालों के लिए चुना जाएगा, किस तरीके से उन्हें डिसॉल्व कर सकते हैं, कब तक वो अपनी सरकार बना सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी सरकार चलाएंगे, सारे प्रोविजंस बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देन कहाँ पे छोड़ा था? ओके, Constitution lays down the procedure of choosing a person to govern the country. It identifies who will have how much power to take which decision, and it puts limits to what the government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated. Is it clear? अब गवर्नमेंट को सुप्रीम नहीं बना दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नमेंट को अपने पावर्स दिए हुए हैं, वहीं पर सिटीजन्स को अपने राइट्स भी दिए गए हैं। इज इट क्लियर? आप देखोगे
दूसरे टॉपिक्स में हम पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स है, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, क्लियर। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन के, वो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन से कोई भी गवर्नमेंट छीन नहीं सकती। हाँ, उसकी भी सिचुएशन है कि अगर एक्सटर्नल वॉर हो जाए, एग्रेशन हो जाए, तो थोड़े टाइम के लिए आपके राइट्स को सस्पेंड जरूर किया जा सकता है, लेकिन आपसे वो सरकार किसी भी हद तक छीन नहीं सकती। क्लियर? The remaining 3 chapters in this book are about these aspects of working of Indian Constitution. We shall look at some of the key constitutional provision in each chapter and understand how they work in democratic politics. But this textbook will not cover all the salient features of the institutional design in India Constitution. Some of their aspects will be covered in your textbook next year. Clear? तो बहुत से ऐसे institutions के बारे में आप आगे के आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ोगे, कुछ आप 10th क्लास में भी पढ़ोगे कि क्या इंस्टीट्यूशनल डिजाइन्स क्रिएट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, ताकि हमारी लाइफ एज अ सिटीजन और कंट्री एज अ होल जो है स्मूथली चल सके। हर तरह के प्रोविजंस हैं आपकी कंट्री में, आपकी कंट्री को प्रॉपर तरीके से गवर्न किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मेयरली एक डॉक्यूमेंट नहीं है, it is the soul of your country. It is the set of rules and regulations which everybody must abide by. और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड अपने आप में एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। आई होप टॉपिक समझ में आ गया है। जो कुछ नहीं समझ में आया, डू लेट मी नो, हम छोटे पार्ट में उसको अलग से भी कर लेंगे। God bless you all till we meet with next chapter. Thank you.